Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss about heat of combustion. This is the part of Journal Organic Chemistry. आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें हीट ऑफ कम्बशन क्या होती है। और ये जो हीट ऑफ कम्बशन है आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखने मिलेगा। बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी टॉपिक है। और आईआईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कभी ना कभी आपको घुमा फिरा कर इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए हीट ऑफ कम्बशन। किसकी बात करेंगे बेटा हम? हीट ऑफ कम्बशन। हीट ऑफ कम्बशन को हम डिफाइन करने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है एंगल स्ट्रेन थ्योरी। एंगल स्ट्रेन थ्योरी क्या बताती है, पहले हमें इसके अंदर जानना है। एंगल स्ट्रेन थ्योरी हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं एंगल स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग भी। तो हीट ऑफ कम्बशन पढ़ने से पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे, फिर आफ्टर दैट हम अपने टॉपिक पे आएंगे। तो सपोज करो कोई भी एक मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि इस तरीके से ये कोई जिसके कार्बन है, कार्बन के 4 बॉन्ड है और sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है HHH। और sp3 मॉलिक्यूल को मैं दो तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, थीटा इक्वल टू 90, और एक मैं अरेंज कर सकता हूँ CH, और ये आपका अबव द प्लेन, ये आपका बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो देखा गया एक्सपेरिमेंट के अंदर कि जो हम अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल को अगर 90 एंगल पे आप उसको अरेंज करते हो सभी हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल मिलता है। लेकिन जैसे ही मैंने sp3 मॉलिक्यूल को इस ज्योमेट्री के अंदर अरेंज किया तो देखा गया कि इसका जो एंगल है 10 डिग्री 28, समझे। तो इसमें मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, इस फॉर्म में स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये आपका स्टेबल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल होगा तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और उसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितने पे जाके अपने सभी हाइड्रोजन के जितने भी बॉन्ड हैं वो कितने का बनाएगा? 10928, मतलब इसका आपका एंगल देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि टेट्राहेड्रल जो भी मॉलिक्यूल ज्योमेट्री बनाएगा तो उसका एंगल कितना होना चाहिए? 109। उसी फॉर्म में मॉलिक्यूल आपका क्या मिलता है? स्टेबल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। तो इसके बारे में अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं? तो हम क्या बोल रहे हैं? फॉर मैक्सिमम, हम लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल कंपाउंड। जो भी टेट्राहेड्रल कंपाउंड होगा या फिर आपका मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, जो भी आपने लिया है, ठीक है। बॉन्ड, मॉलिक्यूल या कंपाउंड बॉन्ड्स, एंगल मस्ट बी, जो हमने ऊपर बात बोली वही एक्सप्लेन करें, मस्ट बी वेरी क्लोज टू 10928 मिनट। इतने के आपका क्लोज होना चाहिए अगर हमें उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करना है। चलो, तो बात चल रही थी साइक्लोमोलिक्यूल्स के लिए। इन केस ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिया 3 मेंबर्ड की साइक्लोप्रोपेन, और उसके बाद मैंने 4 मेंबर्ड की ये साइक्लिक रिंग ले ली, और उसके बाद मैंने 5 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग ले ली, फिर मैंने यहाँ पर 6 मेंबर्ड की एक साइक्लिक रिंग ले ली, ठीक है। और मैंने सभी की हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश की कि जो भी हमारी रिंग बनती है कितने एंगल के साथ बनती है। तो हमने देखा एक्सपेरिमेंटल कि जो साइक्लोप्रोपेन है, ये आपका क्या बेटा? साइक्लोप्रोपेन। इसकी बात करें तो ये आपका साइक्लोब्यूटेन है, और मैं इसकी बात करूं तो ये आपका साइक्लोपेंटेन है, ठीक है। और मैं इसकी बात करूं तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। अगर मैं इनकी बात करता हूं चारों मॉलिक्यूल की,
तो चारों मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देखा गया कि जब भी साइक्लोप्रोपेन बनती है वो 60 के एंगल पे बनती है। कितने के? 60 के। और ये जो बनती है ये 90 के एंगल से बनती है, और ये आपकी 108 के एंगल से बनती है, और ये 120 के एंगल से बनती है। मतलब जो भी साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो 120, ईच कार्बन एटम हैव 120 एंगल। मतलब जब भी साइक्लोहेक्सेन रिंग बनेगी तो ईच जितनी भी कार्बन है ये सभी, इनका सभी का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 पे ही आपको अरेंज मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो एंगल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं। सपोज करो ये आपका कोई एंगल है, इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये आपके पास कोई मॉलिक्यूल है। अब देखो बेटा, जब कोई रिंग बनती है तो उसके जो बॉन्ड को जोड़ा जाता है, तो बॉन्ड जब जोड़ेंगे तो आपके बॉन्ड इस तरीके से आपको स्ट्रेन करेंगे नहीं करेंगे, 6 में थोड़ा दूर जाएंगे, 3 में पास में आएंगे, तो इस तरीके से बनाते हैं। तो एक्चुअल में एंगल ये होगा, लेकिन जब उसके अंदर स्ट्रेन आएगा, कोई भी रिंग बनाओगे तो वो रिंग दोनों साइड से क्या होने लगेगी, दबने लगती है। जब वो दोनों साइड से दबेगी तो मान के चलो इधर से आपका डेल्टा एंगल पुश किया गया और इधर से आपका डेल्टा एंगल पुश किया गया, और वो रिंग कितने एंगल पे जाके बन जाती है, अल्फा एंगल पे जाके बन जाती है। तो ये जो अल्फा है ये 60, 90, 108, 120 ये जो अरेंज करने के बाद ये अल्फा ही है। तो एक्चुअली परफेक्टली जो आपका बॉन्ड एंगल sp3 का होना चाहिए था। तो जैसे मैं इसकी बात करूं, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 है, इसकी भी बात करूं मैं sp3 है, ये भी आपकी sp3 है, ये भी आपकी sp3 है। लेकिन sp3 के अकॉर्डिंग सभी का जो बॉन्ड एंगल है वो 109 होना चाहिए था, लेकिन एंगल स्ट्रेन की वजह से इनका एंगल कम हो जाता है। तो कम होने का रीज़न क्या है कि जब भी कोई रिंग अरेंज होती है तो अपने बॉन्ड को क्लोज जैसे लेके आएगी, तो उनके बीच में क्या होगा, एंगल स्ट्रेन होने की वजह से रिंग के अंदर एंगल कम हो जाता है। अब जैसे ये रिंग है, मान के चलो परफेक्टली अगर ये टेट्राहेड्रल बनता है तो ये 109 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 109। लेकिन जैसे ही बॉन्ड को इस तरीके से खींचा जाएगा और खींच के जोड़ा जाएगा तो इनके बीच में भी एंगल का कुछ ना कुछ कमा बीसी आपको देखने को मिलती है। तो जैसे ही बॉन्ड एंगल के अंदर कमी आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलने का रीज़न है कि होना तो चाहिए था हमारा 109, लेकिन मिलता कितना है, 60। तो कितने एंगल स्ट्रेन से ये मॉलिक्यूल को बनाया गया है वो हमें निकालना है। तो जब हमारी रिंग बनती है तो इधर से भी आपका थीटा एंगल स्ट्रेन देखने को मिल सकता है, इधर से भी थीटा मिल सकता है, और वो अल्फा पे जाके बन जाती है। तो इस तरीके से अब हमारा जो ये है, अगर मैं इस टोटल एंगल की बात करूं, मैं ब्लू कलर के पेन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसकी बात करूं टोटल, ये टोटल एंगल कितने के बराबर होना चाहिए, 109.28 के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये एंगल इधर से भी एंगल स्ट्रेन दिखा रहा है रिंग में, इधर से भी एंगल स्ट्रेन दिखा रहा है, और अल्फा पे जाके शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका एंगल स्ट्रेन होगा थीटा प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू 109.28 होगा नहीं होगा? अगर ये इसके बराबर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें जो एंगल स्ट्रेन है थीटा बराबर हम निकाल सकते हैं 1/2, हम क्या लिख सकते हैं 109.28 इस तरीके से, और माइनस अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब ये जो साइक्लोप्रोपेन है ये कितने एंगल स्ट्रेन से बनी, ये कितने से बनी, ये कितने से बनी, ये कितने से बनी, और इनके बीच में कितना स्ट्रेन रहा होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कि सपोज करो अगर हम साइक्लोप्रोपेन की रिंग की बात करें तो इसमें आपको थीटा मिलता है वो कितना देखने को मिलता है, हम बात करें इसमें अल्फ़ा की वैल्यू 60 देखने को मिलती है। तो अगर इसमें एंगल स्ट्रेन निकाला जाए तो इसका एंगल स्ट्रेन अगर हम बात करेंगे 1/2 109 इंटू 28 मिनट माइनस 60 अगर हम करते हैं तो आपका एंगल स्ट्रेन की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, वो निकल के आएगी +24.5। ये आपके एंगल स्ट्रेन यहाँ से निकल के आती है। अब दूसरे के हम निकालते हैं, अगर अल्फ़ा की वैल्यू दूसरी रिंग की बात करें तो हम बात करते हैं 90। इसमें अगर हम डेल्टा की बात करते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि +9.5 इतने डिग्री का आपका क्या मिलता है, इसमें एंगल स्ट्रेन मिलता है। अगर हम 108 की बात करते हैं तो थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, इसमें से पुट करेंगे 108 तो आपको कुछ 0.5 के राउंड फिगर में मिलेगा। अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू इसमें 120 रखते हैं
तो थीटा की वैल्यू आपको देखने को मिलती है -5.5। ये आपको एंगल स्ट्रेन देखने को सभी के अंदर मिलता है। तो हम बात करें कि अगर रिंग में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो हमने ये पढ़ा है कि जो रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी उसके अंदर एंगल स्ट्रेन सबसे कम होना चाहिए। अगर जिस रिंग के अंदर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा उस रिंग को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठानी पड़ेंगी। मतलब ये रिंग बहुत इजीली टूट सकती है क्योंकि बनना नहीं चाहती है। जिसके अंदर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा वो टूटना पसंद ज़्यादा करेगी, मतलब अपनी वो ओरिजिनल फॉर्म में रहना चाहेगी, वो साइक्लिक रिंग बनना नहीं चाहेगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स, जो भी हमने साइक्लो एल्केन्स बनाई हैं वो बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होंगी एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन की बात करें तो सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन किसके अंदर देखने को मिलता है, तो अगर हम एंगल स्ट्रेन की बात करें तो सबसे ज़्यादा 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग में मिलता है। कितना मिलता है 24.5, दूसरे में 9.5, अल्फ़ा इसमें इतना मिलता है और इसमें इतना मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की नॉर्मल, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, तो नॉर्मल अगर मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू ये जो मैंने आपको सामने डायग्राम लिखा है, अगर इसके बेस पे हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारी ये जो 108 की है वो आएगी, उसके बाद हमारा 120 आएगा, उसके बाद हम बात करेंगे 90 आएगा और सबसे आएगा 60 मतलब साइक्लोपेंटेन, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन और उसके बाद 4 मेंबर्ड रिंग और उसके लास्ट में आती है 3 मेंबर्ड रिंग। मतलब सबसे ज़्यादा जो एंगल स्ट्रेन है वो 3 मेंबर्ड की रिंग में। तो ये रिंग बनना बहुत कम पसंद करती है, इसीलिए रिंग इजीली टूट जाती है। तो इसी के केस में तुमने डांसिंग रेजोनेंस भी पढ़ा होगा, तो साइक्लोप्रोपेन के अंदर ही पढ़ा होगा कि जो साइक्लोप्रोपेन रिंग होती है ये एक क्या करती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करने लगती है, जिस तरीके से ये बॉन्ड टूट जाता है। अब बात करते हैं ये देखो, अब इसमें आपको एंगल स्ट्रेन के बेस पे करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग ये होगी। लेकिन अगर हम ऑन द बेसिस एंगल के ऊपर बात करते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगी, क्योंकि उसने क्या बोला था हम ऊपर चलते हैं कि अगर हम ऊपर देखते हैं, इसने बोला कि जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है वो 109 एंगल में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका जो एंगल है वो इसके नियर अबाउट आ जाता है। तो नियर अबाउट आने की वजह से तो हमने देखा कि साइक्लोपेंटेन रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर्ड रिंग। लेकिन एंगल स्ट्रेन जब हमने सबका कैलकुलेट किया तो ये आपका ऑर्डर गलत हो गया। एंगल स्ट्रेन के ऊपर बेस पे हम बात करें, एंगल स्ट्रेन के ऊपर बात करें तो सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन किसके अंदर था, 3 मेंबर्ड का, और सबसे कम किस में था, 6 मेंबर्ड का। तो एंगल स्ट्रेन से ऑर्डर लगाते हैं तो 3 मेंबर्ड, फिर आपका 4 मेंबर्ड, उसके बाद हमारा 5 मेंबर्ड और सबसे कम 6 मेंबर्ड में आपका एंगल स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो ये ऑर्डर था हमारा एक एंगल के बेस पे लगाया, और ये ऑर्डर हमारा आया एंगल स्ट्रेन के ऊपर, जो हमारा ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर था। और एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर हमारा हमेशा क्या होता है, प्रूफ ऑर्डर होता है, और वही हमें मानना पड़ता है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो इधर को अगर हम चलते हैं तो मॉलिक्यूल की क्या बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जो बाद में हमें पता चला कि जिसके अंदर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा वो मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होगा, और जिसके अंदर एंगल स्ट्रेन सबसे कम होगा वो मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होगा। तो ये थी कुछ एंगल स्ट्रेन की थियरी। तो आपको पेपर में पूछ सकता है कि एंगल स्ट्रेन थियरी क्या होती है, तो आपको ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, हीट ऑफ कंबशन। अब हम हीट ऑफ कंबशन मॉलिक्यूल की कैसे निकालते हैं वो अब हम सीखने वाले हैं। तो हीट ऑफ कंबशन की बात करें तो हेडिंग डालते हैं हीट ऑफ कंबशन। देखो इसको पढ़ाने का लॉजिक था क्योंकि हीट ऑफ कंबशन के अंदर इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एंगल स्ट्रेन के ऊपर आपको वो कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबशन की अगर हम बात करते हैं तो हम कैसे निकालते हैं। देखो शॉर्ट फॉर्म में हम हीट ऑफ कंबशन को HOC भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, HOC। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन पे हम क्या बोल सकते हैं कि एक मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कि जो भी हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं और उससे निकलने वाली जो एनर्जी होती है
उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबशन। या फिर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज when 1 mole of any hydrocarbon, 1 mole of any hydrocarbon compound is completely burned, ठीक है, जो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है। जैसे मैंने आपको सपोज एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर कोई 1 मोल हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है और उसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराया गया और उससे क्या बनता है आपका CO2 प्लस H2O। और ये रिएक्शन कैसी होती है, डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव, मतलब ये रिएक्शन आपकी हाईली एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कैसे हम रिएक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। पहला पॉइंट, एक्सोथर्मिक का मतलब है इससे एनर्जी हमेशा रिलीज होती है नेगेटिव। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम एनर्जी। क्या बोल सकते हैं, मिनिमम एनर्जी। मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन के साथ जो मिनिमम एनर्जी जिसको रिक्वायर्ड होगी, वही आपका हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो इसको मिनिमम एनर्जी, तो आपको मॉलिक्यूल की मिनिमम एनर्जी देखनी है कि किस मॉलिक्यूल को हम किस मॉलिक्यूल से मिनिमम एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, या कौन आपका हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, तो कुछ रूल्स हमें याद करना है। तो रूल्स नंबर 1, अगर हम बात करते हैं रूल नंबर 1 कि कैसे आप हीट ऑफ कंबशन को निकालेंगे, तो हमने बात पढ़ी है कि हीट ऑफ कंबशन, फर्स्ट रूल, हीट ऑफ कंबशन इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उसकी हीट ऑफ कंबशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है कि हीट ऑफ कंबशन जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसमें कार्बन भी ज़्यादा होनी चाहिए, पहला रूल। अगर रूल नंबर 2 आता है कि इफ़ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, अगर उसमें कार्बन सेम है, अगर उसके अंदर कार्बन सेम होती हैं, तब आपको दूसरा रूल लगाना है स्टेबिलिटी का। तो हम क्या बात करेंगे, जिस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी जिसकी इंक्रीज होगी उसकी हीट ऑफ कंबशन उतनी ही कम रहेगी। ये बात ध्यान रखना बेटा, क्यों, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसको तोड़ना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन उसने बोला हीट ऑफ कंबशन जिस मॉलिक्यूल को सबसे मिनिमम एनर्जी दी जाए या जिससे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी निकले, वही आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाएगा और उसी की हीट ऑफ कंबशन भी ज़्यादा होगी। तो जैसे हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे करने वाले हैं, बड़े ही ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी टॉपिक है। आपको सिर्फ 2 ही रूल लगाने हैं और तीसरा रूल आप लगाना चाहो तो लगा सकते हैं कि रूल नंबर 3, आपका जो रूल नंबर 3 आता है वो रूल नंबर 3 आता है कि जिसके अंदर जब मॉलिक्यूल का सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया, जो मॉलिक्यूल का सबसे ज़्यादा आपको सरफेस एरिया देखने को मिलेगा, जिस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा उसकी हीट ऑफ कंबशन भी ज़्यादा होगी। मतलब जो ज़्यादा जगह को कवर्ड करेगा वो हीट ऑफ कंबशन भी ज़्यादा दिखाएगा। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेके चल रहे हैं आपके सामने। पहला एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से आपके सामने एग्जांपल है। अगर फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिया, एक मैंने आपके सामने 5 मेंबर्ड की रिंग ले ली और एक 6 मेंबर्ड की रिंग ले ली, और आपसे मैं पूछूं बताइए किसकी हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगी, तो पहले आपको रूल फर्स्ट लगाना है
कि नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे उसकी हीट ऑफ कंबशन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसमें देखते हैं तो 6 कार्बन होती है, इसमें 5, तो ऑब्वियसली आपकी हीट ऑफ कंबशन इसकी ज़्यादा होगी। दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम बात करते हैं, ये मैंने बेटा 2 कार्बन ले लिए, CH2 CH3, यहाँ पे CH3 कर लिया, और यहाँ पर बेटा मैंने 3 कार्बन की चेन, यहाँ पे मैंने 4 कार्बन की चेन, यहाँ पर मैंने 5 कार्बन की चेन लगा दी। तो यहाँ पर देखा मेरी 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पे 5 है। तो हीट ऑफ कंबशन नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे होंगी। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ कार्बन अगर आपकी इंक्रीज हो रही हैं तो आपकी हीट ऑफ कंबशन भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ भी सेम वही का फंडा है, नंबर ऑफ कार्बन अगर आपका इंक्रीज होगा तो आपका हीट ऑफ कंबशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम कुछ और पॉइंट की तरफ। देखते हैं कि अगर सपोज करो आपके पास तीसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाए कि आपके पास 4 कार्बन की चेन है बेटा, एक 2 3 4, और दूसरे मॉलिक्यूल में आपके पास 4 कार्बन की चेन है। अब इन दोनों में देखिए, इसमें भी 4 कार्बन की चेन है, इसके अंदर भी 4 कार्बन की चेन है, तो किसकी हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगी? तो ऑब्वियसली आपको देखना है कि जिसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी हीट ऑफ कंबशन उतनी ही कम होगी। या हम दूसरा बोल सकते हैं, तीसरा रूल सरफेस एरिया। अगर मैं इस चेन की बात करूं तो ये चेन थोड़ा ज़्यादा स्पेस घेरेगी और ये वाली जो चेन है ये कम स्पेस घेरेगी। तो स्पेस अगर इसका कम होगा तो इसकी हीट ऑफ कंबशन भी कम होगी। तो ये स्पेस में देखो, अगर नॉर्मल चेन बनाए तो ये इतना जगह घेर रही है, तो ये उससे कम थोड़ा जगह स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। तो स्पेस की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रांचिंग और इसमें लीनियर चेन में स्पेस ज़्यादा होगा और ब्रांचिंग में कम होगा। तो हम बोल सकते हैं जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसकी हीट ऑफ कंबशन उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो हम इसको आंसर में बोलेंगे कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो आपका हीट ऑफ कंबशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम ब्रांचिंग के बेस पे भी बोल सकते हैं कि ब्रांचिंग की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा तो इसके बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की। अगर फोर्थ एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आपके सामने देखने को मिलता है कि ये मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया और यहाँ पर बेटा मैंने 2 कार्बन की चेन लगा दी, फिर मैंने दूसरा मॉलिक्यूल लगाया, फिर मैंने यहाँ पर 1 कार्बन की चेन और यहाँ पर ये लगा दिया, तीसरा मॉलिक्यूल में मैंने ये करा और मैंने यहाँ पर कार्बन चेन लगा दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा किसकी हीट ऑफ कंबशन होगी। तो पहले हम कार्बन की बात करते हैं, तो 6 और 6 और 6 सब के अंदर साइक्लिक में 6 कार्बन है, 6 7 8 9 7 8 9 6 7 8 9 सब में 9 कार्बन है। इसके अंदर भी 9 कार्बन है, इसमें भी 9 कार्बन है, इसमें भी 9 कार्बन है। अब इनकी इसके बेस में देखते हैं वही सेम ऊपर वाला सरफेस एरिया लगाओ या फिर आपको ब्रांचिंग लगाना है कि जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, ब्रांचिंग अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसकी हीट ऑफ कंबशन डिक्रीज होगी। तो बेटा इसमें देखें तो इस साइक्लिक रिंग के बाद 1 और यहाँ पर 2 3 ब्रांचिंग मिल रही है, यहाँ पर बात करेंगे तो 2 ब्रांचिंग मिल रही है और यहाँ पे बात करें तो सिर्फ 1 ब्रांचिंग मिलती है। तो बताइए सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन किसकी होगी? ए की सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी, अगर मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं अगर सी बोल देता हूँ, तो ऑर्डर में क्या आएगा आपका ए, बी और सी। इस तरीके से आपकी ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, तो अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। फिफ्थ एग्जांपल अगर हम लेते हैं, कुछ इस तरीके से आपका एग्जांपल आता है कि हमारे सामने कुछ पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि सपोज़ करो ये आपको मैंने एक एग्जांपल दिया और मैंने आपसे पूछा कि बताइए सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन किसकी होगी। तो सेम आपको बेटा वही फंडा लगाना है। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट करने हैं। तो मैं नंबर ऑफ़ कार्बन की बात करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर 6 कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर भी 6 कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर भी 6 कार्बन आते हैं। अब हमने देखा कि सभी के अंदर 6 कार्बन आ रहे हैं। तो और ब्रांचिंग की बात करें, इसमें भी एक ब्रांच आ रही है, इसमें भी एक ब्रांच आ रही है, उसमें भी एक ब्रांच आ रही है। तो फिर आपको बात करनी बेटा
ऑन द बेसिस एंगल स्ट्रेन। तो हमने अभी पढ़ा था एंगल स्ट्रेन जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ स्टेबिलिटी कम होती है, और जहाँ स्टेबिलिटी कम होगी वहाँ हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगी। तो देखो जिस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी ज़्यादा वहाँ पे हीट ऑफ कंबशन कम, और जहाँ हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए। तो एंगल स्ट्रेन के बेस पे बात करें तो एंगल स्ट्रेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो बेटा हमने अभी क्या पढ़ा था, अभी पीछे सिखाया था कि एंगल जो स्ट्रेन होता है स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। तो सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन आपको 3 मेंबर में मिला था, फिर 4 में, फिर 5 में। तो सबसे ज़्यादा अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये वाली जो रिंग है वो सबसे ज़्यादा आपकी स्टेबल होगी। तो बेटा एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा किसका होगा, सीधी सी बात है एंगल स्ट्रेन इसका ज़्यादा होगा। और जिसका एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा वो रिंग जल्दी टूटेगा, उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी। तो जिसका एंगल स्ट्रेन ज़्यादा उसकी हीट ऑफ कंबशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी के इन्वर्स चलेगा तो आंसर में आपका आएगा ए, उसके बाद बी, और उसके बाद आपका सी आएगा। आई होप भी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कुछ आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ये आपने कर लिए होंगे। कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपको नए नए टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो हम बात करने वाले अगले टॉपिक, अगले न्यूमेरिकल के आगे तरफ बढ़ते हैं कि और आपको किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमने यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ, हम फिफ्थ की तक बात कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 6। देखो बेटा जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें उतना ही आपका प्रैक्टिस भी ज़्यादा होता है। तो जितने भी आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आपका एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका क्वेश्चन भी ईजी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम अपने पॉइंट की तरफ। मैंने आपको कुछ इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया। ये मेरी 6 मेंबर्ड की रिंग है। ये मेरी आपको बेटा मैंने कुछ इस तरीके से मैंने एक रिंग बना दी, ये बना दी बेटा। और एक रिंग मैंने कुछ इस तरीके से बना दी आपको, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन्स आपको काउंट करने हैं। इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। इसमें बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कार्बन है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ए बोल देता हूं, यह आपका बी होगा, यह आपका सी होगा। तो सबसे ज़्यादा आपका सी, उसके बाद आपका ए, और उसके बाद आपका आएगा बी। तो हीट ऑफ कंबशन का जो ऑर्डर है वो आपका ये होगा, ठीक है, ऑन द बेसिस कार्बन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कुछ इस तरीके से आपको डबल बॉन्ड के अंदर भी मिल सकता है। देखो बेटा जितने भी आप, हर क्वेश्चन अपना डिफरेंट होगा, और आपको यही आपको निकालना है कि डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर कैसे आंसर हमें करना होता है, वो आपको सीखना है। चलो, तो मैं कुछ अब डबल बॉन्ड के क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ कि अगर आपका डबल बॉन्ड की बात करें तो चलो हम देखते हैं। आपके सामने मैंने एक मॉलिक्यूल लिया CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको बेटा हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन। क्या बोलते हैं, एल्काइन। इसको हम क्या बोलते हैं, सीधी सी बात है एल्कीन। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन। अब हीट ऑफ कंबशन बताना है, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन्स चेक करने कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स किसके अंदर ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो हम दोनों के अंदर देखते हैं, इसके अंदर भी आपके 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है। अब हम दोनों के अंदर बात करते हैं, तीनों के अंदर, ABC के अंदर, तीनों के अंदर आपके 2-2 कार्बन हैं। तो आंसर किसका ज़्यादा होगा। देखो इन दोनों के बीच में बात करें तो सिंगल बॉन्ड है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो बताइए कौन मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा। तो ये मॉलिक्यूल को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 गुना एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पर तोड़ने के लिए 2 गुना, और यहाँ पर 1 गुना एनर्जी में काम हो जाएगा। और हीट ऑफ कंबशन क्या कहती है, जहाँ पर सबसे मिनिमम एनर्जी लगे, तो सबसे कम मिनिमम एनर्जी जो होगी वो सिंगल बॉन्ड पे होगी, उससे ज़्यादा डबल, उससे ज़्यादा ट्रिपल। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए आपका सिंगल बॉन्ड को हम इजीली तोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर रीजन दे सकते हैं कि जिस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी हीट ऑफ कंबशन कम होगी। ऑन द बेसिस हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी, वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। अगला केस की बात करें 7 8।
आठवां केस हम बात करने वाले हैं बेटा। आठवां केस है हमारे पास कुछ इस तरीके से कि मेरे पास एक एल्कीन है CH और मैंने यहाँ पर लिया बेटा CH3, यहाँ पे 2 लगा दिया CH3। दूसरा मॉलिक्यूल मैंने लिया CH और मैंने यहाँ पर लिखा डबल बॉन्ड CH CH3 और मैंने यहाँ पर लिखा CH3। ठीक है, इसको मैंने एक तरीके से बोल सकता हूँ कि अब इसमें देखेंगे बेटा, इसको मैंने नॉर्मल बोल दिया। चलो ठीक है, कोई नहीं, नॉर्मल नहीं बोलते, हम आगे बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसको मैंने अगर एक सपोज करो ये मैंने सिस बोल दिया इसको, तो हम एक इसका ट्रांस बना लेते हैं डबल बॉन्ड C और यहाँ पर मैंने CH3 और यहाँ पर बेटा मैंने H ले लिया और इधर H, इसको मैंने ट्रांस बना दिया। उसके बाद कहता है कि अगर मैंने इसको सिस बोला, इसको मैंने ट्रांस बोला, तो एक मॉलिक्यूल और ड्रॉ कर लेते हैं C और यहाँ पर बेटा हम C और यहाँ पे ले देते हैं CH3 और इस पे CH2। इसको हम बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं बेटा? जेमिनल। इसको जेमिनल बोला, इसको ट्रांस, इसको सिस। ये नॉर्मल कोई भी आपकी एल्कीन उठा ली। अब इसमें बात कर रहा है कि बताइए सबसे पहले कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ओबियसली उसका हीट ऑफ कंबशन कम होगा। तो मैं इसकी बात करने वाला हूँ। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने? 3। इसमें बात करें तो 4 कार्बन, इसमें भी बात करें 4 कार्बन, इसमें भी बात करें 4। तो इसका मतलब ये है कि जो हम अगर ABC करें A, B, C और D, तो यहाँ पर जो A है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो जब A सबसे लास्ट में चला जाएगा तो A तो हमारा हीट ऑफ कंबशन की बात, स्टेबिलिटी की बात करूँ सॉरी, तो स्टेबिलिटी में आपका सबसे पीछे चला, सॉरी स्टेबिलिटी के बेस पे बात कर सकते हैं। और हीट ऑफ कंबशन में भी आपका ये सबसे पीछे चला जाएगा। अब बात करें बेटा 4 कार्बन, अब इन सब में इनकी ही चारों की किसकी ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन होगी वो हमें चेक करना है। तो आपको आंसर करना ऑन द बेसिस अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट sp3 कार्बन होती है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं और अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन। तो इसकी बात करें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके हम बात करेंगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके हम बात करेंगे 3 और 3 6, इसके कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। और इसकी बात करें 3 और 3 6, इसके भी आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब सबके 6 अल्फा हाइड्रोजन अगर आ जाते हैं तो बेटा अब इनकी स्टेबिलिटी तो सबकी सेम होगी। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर इसको जेमिनल की बात करें तो यहाँ पर देखो CH3 मॉलिक्यूल, दोनों CH3 मॉलिक्यूल एक ही कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब एक ही कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा। मतलब आपका जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो कंस्ट्रक्टिव वे में चलेगा। लेकिन यहाँ पे बात करें तो डिस्ट्रक्टिव वे, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होके आ रहा है। मतलब इधर वाला जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो इस कार्बन को आएगा और इधर का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू वो इस पे आएगा। लेकिन इधर से बात करें तो दोनों एक ही कार्बन को देंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस। अब सिस और ट्रांस में आपको पता है स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, सिस की स्टेबिलिटी कम होती है, ट्रांस की ज़्यादा होती है। तो आंसर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें, जेमिनल। तो इसमें डी वाला सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद आपका सी वाला ट्रांस, उसके बाद बी वाला और सबसे कम ए वाला। तो ये हम बात करें ऑन द बेसिस स्टेबिलिटी, किसकी बात करें, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जेमिनल की सबसे ज़्यादा होगी और उसके बाद आपके ट्रांस और उसके बाद सिस और उसके बाद नॉर्मल। अब बेटा इसका जस्ट उल्टा ऑर्डर कर देंगे तो हीट ऑफ कंबशन आ जाएगा। तो हीट ऑफ कंबशन की बात करें, देखो इसमें कार्बन 3 है तो ये तो सबसे पीछे चला जाएगा। अब इन तीनों में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है इसमें, डी। तो इनमें डी सबसे पीछे चला जाएगा। तो HOC का अगर हम ऑर्डर लगाते हैं तो आपका बी के बाद कौन आएगा, सी के बाद कौन आएगा, डी और ए सबसे पीछे चला जाएगा। ये आपका हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर आएगा। क्योंकि बेटा इसमें 3 कार्बन हैं और बाकी में सब में क्या है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन की आपको पता है ओबियसली हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते 8 9। देखो बेटा जितने एग्जांपल प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैंने आपके सामने कुछ इस तरीके से एक एल्कीन ली और मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया, इसको मैंने ए बोल दिया। उसके बाद मैंने इसके बी, इसको मैंने यहाँ पर CH2 लगा दिया। उसके बाद मैंने बोला आपसे सी की बात करें तो हमने बेटा इसको यहाँ लगा दिया, ये डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया। और इसके बाद मैंने बात करी सी और मैंने डी की बात करता हूँ
तो बेटा मैंने यहाँ पर ये जो CH3 है वो ये इधर लगा दिया। अब आपसे चारों केस में डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट कीजिए कि नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट करने के बाद 6 साइक्लिक रिंग में है, 7 7 7 7 सबके अंदर 7 7 हो गए हैं। हो गए तो इसका मतलब सबके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन सेम है। तो आपको क्या करना है बेटा, अगर एल्कीन का केस आता है तो आपको उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करने हैं। क्या करने हैं? अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन देखने, जिसके अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे मैं नोट करके लिख रहा हूँ कि जिसके अंदर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, तो हीट ऑफ कंबशन उसकी उतनी ही कम होगी बेटा। तो इस बात पे हमें ध्यान रखना है। तो हम इसमें अल्फ़ा कार्बन देखने हैं और अल्फ़ा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे उनको काउंट करते चलना है। चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये जो डबल बॉन्ड है इससे नेक्स्ट कार्बन ये अल्फ़ा होती है, ये इससे नेक्स्ट कार्बन ये अल्फ़ा, इसके हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी करो कार्बन की 4, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और एक इधर छिपा होगा। ये तो बेटा ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे 3 अल्फ़ा मिले। कितने अल्फ़ा मिले? 3। इस पर बात करें डबल बॉन्ड, ये नेक्स्ट 1 2 3 4, ये तो देखो कार्बन का ये डबल बॉन्ड की वैलेंसी है, ये अल्फ़ा कार्बन नहीं है बेटा। इससे नेक्स्ट जो होती है वो अल्फ़ा कार्बन होती है। तो ये हाइड्रोजन आपके उसके अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे अल्फ़ा के अंदर। तो इसके टोटल कितने मिले? 4 अल्फ़ा। इसकी बात करते हैं बेटा, ये डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में, तो इससे नेक्स्ट ये अल्फ़ा होगी 1 2, और बेटा इसके लिए ये भी नेक्स्ट अल्फ़ा होगी 1 2 3, और बेटा इसके लिए नेक्स्ट अल्फ़ा ये होगी। तो टोटल कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7, इस पे टोटल आपके 7 अल्फ़ा मिले। इस पे बात करते हैं बेटा, इस डबल बॉन्ड के लिए नेक्स्ट ये अल्फ़ा होगी और इस डबल बॉन्ड के लिए नेक्स्ट अल्फ़ा होगी, तो इस पे मिलेंगे 4 अल्फ़ा। कितने मिलेंगे? 4। तो सबसे ज़्यादा इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा लो। स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो C का सबसे ज़्यादा आएगा, और इस पे कितने अल्फ़ा मिले? 3, तो 3 का सबसे पीछे चला जाएगा, A वाला सबसे पीछे आ जाएगा। अब बात करते हैं बी और डी में बात करते हैं। तो बेटा ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, ये टर्मिनल है। तो आइसोलेटेड बॉन्ड को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रिंग के अंदर बॉन्ड को तोड़ना, क्योंकि अगर टूटेगा तो पहले रिंग टूटेगी, तो रिंग को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये बहुत टर्मिनल बॉन्ड है, टर्मिनल बॉन्ड को इजीली हम तोड़ सकते हैं, तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम डी की बात करें तो डी ज़्यादा होगा, उसके बाद आपका बी। अगर ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है बेटा? स्टेबिलिटी, तो जस्ट इसका उल्टा कौन हो जाएगा? इधर को HOC ऑर्डर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इधर को अगर HOC बढ़ेगा तो उधर को स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ये डायरेक्शन पहचान लेना बेटा, इधर को स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो इधर को HOC। तो HOC का ऑर्डर क्या आएगा आपका? A का सबसे ज़्यादा, उसके बाद कौन? B, उसके बाद कौन आएगा? D, उसके बाद कौन आएगा? C। तो ये आपका आंसर HOC का हो जाएगा। क्या मेरी बात ध्यान रखोगे बेटा? इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको आता है हीट ऑफ कंबशन का, वो आप कर लीजिएगा। चलो एक नया टाइप का क्वेश्चन और सिखाता हूँ, लास्ट 10th, और उसके बाद हमारा टॉपिक को बाइंड कर लेते हैं। हीट ऑफ कंबशन आपका जो भी है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो मैंने कुछ इस तरीके से कार्बन CH3 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 प्लस ये लगा दिया मैंने। दूसरा मॉलिक्यूल मैंने लिया CH3 CH2 CH3 और मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया और H। ठीक है। तीसरा एग्जांपल लिया मैंने CH3 CH2 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 प्लस, ये आपको एग्जांपल ले लिया और आपसे पूछ रहा है इन तीनों में बताइए हीट ऑफ कंबशन किसकी ज़्यादा होगी। तो इसमें कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो जहाँ कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर आपको हीट ऑफ कंबशन देखने को कम मिलेगी। तो बेटा कार्बोकटाइन के केस में भी हम सेम वही फंडा लेके चलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का, कि जो कार्बोकटाइन से नेक्स्ट कार्बन होते हैं उसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। ये भी अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन। ठीक है। अब ये तीनों अल्फ़ा कार्बन है, और जो अल्फ़ा कार्बन के हाइड्रोजन होते हैं उसको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे या एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3, टोटल क्यों मिला के कितने हो गए? 9 अल्फ़ा। इसके पास बात करेंगे तो 3 और 2 5, इसके पास 5 अल्फ़ा, क्योंकि वो sp3 कार्बन से मिलने चाहिए बेटा। इसके नेक्स्ट ये अल्फ़ा कार्बन है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये कौन सा है आपका? 2 अल्फ़ा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ठीक है नंबर ऑफ कार्बन, सबसे पहला रूल बेटा आपको नंबर ऑफ कार्बन चेक करनी है। फिर उसके दिमाग में आप चल रहा होगा सर ये तो ब्रांचिंग में है,
ये तो आपका चेन में नहीं बेटा, अब यहाँ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है आपको, तो फिर यहाँ पे आंसर है स्टेबिलिटी। जब वो नॉर्मल होता है, जब हम नॉर्मल की बात करते हैं कि कोई इसके ऊपर चार्ज ना हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, तब आपको उसमें चेन और ब्रांचिंग वगैरह देखनी है। लेकिन अगर कहीं भी हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो पहले आपको स्टेबिलिटी देखनी है, स्टेबिलिटी के बेस पे आपको ऑर्डर लगाना है। तो हम बात करें बेटा, तो इसमें 9 अल्फ़ा, इसमें 5 अल्फ़ा, इसमें 2 अल्फ़ा, तो बेटा जिसमें अल्फ़ा ज़्यादा होंगे वो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें आपका ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ये आपका ऑर्डर आ गया स्टेबिलिटी का। किसका ऑर्डर है ये? स्टेबिलिटी का। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी इंक्रीज विद नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन इंक्रीज। ठीक है, तो HOC क्या होगी आपकी बेटा? डिक्रीज होनी चाहिए। तो HOC को अगर ऑर्डर लगाएंगे इसी के अंदर तो आपका आंसर आएगा सी के बाद कौन आएगा बेटा? बी, और उसके बाद ए। तो आपके पास ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका HOC का ऑर्डर हो जाएगा। ध्यान रखोगे बेटा, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अगर आई होप ये करेगी वीडियो सब पसंद आई हो तो बेटा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं कुछ आपके सामने एक एग्जांपल ड्रॉ कर देता हूँ, वो आपको होमवर्क में घर से करके लेके आने हैं। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको बेटा घर से करने हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये मैंने 10 किया था, 10 के बाद आपको 11 आएगा। 11 क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अब ये आपको घर से करके आपको शेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले रूल वही, आपको कार्बन काउंट करनी है और उसके बाद आपको क्या बताना है बेटा, कार्बन सेम हो जाती है तो फिर आपको दूसरा रूल लगाना है, और दूसरा रूल लगाने के बाद फिर आपको उससे अगला रूल लगाना है। इस तरीके से आपको सभी के आंसर्स करने हैं बेटा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से हैं। ये आपका मैंने ए बोल दिया, ये आपका मैंने बी बोल दिया, ये मैंने आपका सी बोल दिया। ठीक है, उसके बाद 11th की बात करें तो 11th एग्जाम्पल में बेटा मैंने कुछ इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल दिया, और ये कुछ इस तरीके से है, और ये आपको कुछ इस तरीके से है। ये आपका 12 नंबर हो गया बेटा। सभी एग्जाम्पल एक दूसरे से हमेशा डिफरेंट मिलेंगे, तो वीडियो को पॉज करके आराम से करना है बेटा, और इसका सॉल्यूशन मेरे को शेयर करना है। ठीक है, और अगले लेक्चर में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो करना बेटा, वीडियो को पॉज करना, ट्राई करना है, और अगर आंसर आपका सही आता है तो मेरे को ज़रूर शेयर करना। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिएगा। बस इसी तरीके से आपको अपनी मेहनत करते रहना है और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करना है। ए वतन, ए वतन, ए वतन, ओ हो, आ हा, ए कर लो जल्दी से डबल बॉन्ड वाले केस भी, मजा आ जाएगा। आहा आहा, ये क्या हो गया। आहा, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला केस कभी भी आएगा तो आपको रेजोनेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेजोनेंस करना पड़ेगा। ये आपका ABCD हो गया, बोलो बच्चा। और ये तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, कर लोगे ना? अरे बोलो ना, अरे हाँ या ना का जवाब दे देना बच्चों, मज़ा आएगा। क्वेश्चन करना है, कर लीजिएगा। मज़ा तभी है पढ़ाई का जब पढ़ने में मज़ा आएगा। समझे क्या? एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूँ। 15 हो गए, 16 कैसे लिखा जाएगा मेरे को? 16 कैसे लिखा जाएगा मेरे को? आएगा। ये ऐसे लिखो, ये बहन जी हैं, ध्यान से देखो, ये तो बहन जी बड़ी खतरनाक हैं। और इसी के बाद आपका ये द एंड कर देते हैं। ठीक है, दो बेटा स्क्रीन पर अच्छे से देख लो।
और ये क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में शेयर करने हैं। अगली वीडियो मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय।